Click here to subscribe our channel. Do not forget to press the bell icon to get regular updates of free videos. पेपर 1 का जो कंटेंट है उसकी बात कर रहे हैं डीपीआर में। एक पार्ट में तो आपका इकोनोमेट्रिक्स, स्टैट्स, एंड मैथ्स। ये आपका एक पार्ट होगा पेपर 1 के अंदर। दूसरे पार्ट में आपकी माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड सो ऑन। मैंने उसे पुटअप कर दिया और रविंद्र सर का पार्ट है, वो उधर आपको एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, मेरा पार्ट ये है इकोट्रिक्स में आपको बताऊं स्टैट्स एंड मैथ्स। आपकी कंसंट्रेशन रफली इकोट्रिक्स की तरफ ही होनी चाहिए, ठीक है। जो पेपर होगा उसमें रफली 40 to 50% आपकी ये पोर्शन कवर करेगी, इकोट्रिक्स, स्टैट्स एंड मैथ्स। क्लियर? और उसमें मेन कंसंट्रेशन आपकी इकोट्रिक्स की है, मतलब इकोट्रिक्स आप जितना कर सको। इवन जैसे आपकी सपोज मल्टीपल रिग्रेशन है तो उसमें मैट्रिक्स अप्रोच तक भी करना है आपको, ठीक है। जितने कंटेंट हैं ये ध्यान रखिएगा, जो इकोट्रिक्स में आपको करना है वो जितना एक्सटेंड करके कर सको, क्योंकि रीजन मैंने आपको बताया कि एमए बेस्ड है तो वो ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछने के लिए तैयार है, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको ये तीनों कंटेंट एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ क्या क्या करना है अभी तक क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। तो आइए पॉइंट नंबर 2 में। इसमें एक पोर्शन तो आपका इकोट्रिक्स का है, सेकेंड वन स्टैट्स का, थर्ड वन मैथ्स का। मैथ्स क्योंकि लीस्ट आता है तो पहले मैं आपको मैथ्स बता देता हूं कि मैथ्स के क्वेश्चन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन या तो इकोट्रिक्स होगा या स्टैट्स होगा। तो मैथ्स में जो कंटेंट करना है वो है बेसिकली आपको इनपुट आउटपुट मॉडल। क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से मिलेगा। तो आपको मालूम है इनपुट आउटपुट मॉडल तो टाइम टेकिंग है, तो ऑब्वियसली 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है भाई। आपको वेटेज तो मालूम ही है ना, एक क्वेश्चन या तो 2 मार्क्स का होगा या 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। समटाइम्स 1 मार्क का भी होगा। लेकिन यदि इनपुट आउटपुट पे यदि कोई क्वेश्चन फ्रेम हुआ तो रादर 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। 3-4 4 मार्क्स के होते हैं, उसमें से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है। और नेगेटिव आपको पहले से ही मालूम है 50% उस केस में नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। वैसे तो 1/3 नेगेटिव होती है, लेकिन 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में ये देखा गया है कि नेगेटिव आपकी 50% होगी। तो आपको कंसंट्रेशन यही करनी है इनपुट आउटपुट मॉडल पे। अब आइए स्टैट्स के कंटेंट में। स्टैट्स में एक तो प्रॉब, बाइनोमियल, ये दोनों के दोनों इंटरलिंक टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब यदि आप प्रॉब कर रहे हैं तो साथ में बाइनोमियल कर लीजिए। इन दोनों टॉपिक की बहुत ज़्यादा लिंकिंग है, क्योंकि जो भी इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं उसमें बाइनोमियल लगता है, और अदर 2 and more इवेंट्स में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है। तो प्रॉब करें तो साथ में इंटरलिंक्ड आप उसको बाइनोमियल सपोज कर लें। नेक्स्ट, यहां आपको एक करना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ वन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये हुए प्रॉब एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इतने आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। प्रॉब, बाइनोमियल, नॉर्मल, यूनिफॉर्म मैंने लिख दिया है, लेकिन यूनिफॉर्म के क्वेश्चंस कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी आपको यूनिफॉर्म की नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा जो आपको टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए वो है कोरिलेशन रिग्रेशन।
कोरिलेशन रिग्रेशन आपको कवर अप लेनी है, रादर इकोनोमेट्रिक्स में ही हम इसे कवर कर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। मतलब इकोनोमेट्रिक्स जब मैं आपको बताऊंगा तो एक टॉपिक जो कोरिलेशन रिग्रेशन वाला स्टैट्स वाला है, स्टैट्स में कोरिलेशन रिग्रेशन की टैकलिंग थोड़ी सी अलग है, तो वो मैं आपके लिए वहां कवर अप ले लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में बेसिकली सैम्पलिंग थ्योरी, ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा और इसे एनलार्ज की। एक कंटेंट होता है जो आज की डेट में तो उतनी नहीं है पॉसिबिलिटी, लेकिन पहले के टाइम में आ रहा था। यदि आप पेपर एनालाइज करेंगे, ऑल्दो पेपर बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो एनालाइज करेंगे तो पहले के टाइम में इंडेक्स नंबर आता था, और इंडेक्स नंबर में आपने सुना होगा वो इंडेक्स लेस्पिरे और क्या पास्चे और फिशर। बस ये नॉलेज गेन कर ली, दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। तो लिख लीजिए इंडेक्स नंबर, और उसमें क्लियरली लिख लीजिएगा कि बस इन तीन की नॉलेज आपकी होनी चाहिए, लेस्पिरे, पास्चे एंड फिशर, ठीक है। उसमें क्लियर कट लिख लीजिएगा। बहुत पहले आता था, अभी ट्रेंड लाइन थोड़ी कम है जब से इकोनोमेट्रिक्स इंक्रीज कर गई है, ठीक है, क्लियर। लेकिन फिर भी मतलब कोई टॉपिक उन्होंने टच किया है तो आप भी कम से कम उसकी माइनर नॉलेज से जोड़ रखिए, ठीक है। 8th वन लिख लीजिएगा टाइम सीरीज। टाइम सीरीज के बारे में मैं आपसे कहूंगा कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो टाइम सीरीज स्टैट्स वाला कवर नहीं करके समटाइम्स इकोनोमेट्रिक्स वाला भी कवर करे। स्टैट्स में जो टाइम सीरीज है वो रादर इजी है, ठीक है, और टाइम सीरीज जो इकोनोमेट्रिक्स वाला पोर्शन है वो टफ है, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि पहले तो उधर की तरफ टच करते थे, स्टैट्स की तरफ, क्योंकि अब इकोनोमेट्रिक्स को डिटेल में पूछ ही रहे थे, समटाइम्स वो इधर की तरफ भी हो सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा स्टैट्स में मैंने कोई कंटेंट नहीं देखा क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के बाद। बस इतने से कंटेंट है जिसको ध्यान रखना है। हाँ, एक और वो है गिनीज कॉफसेंट वाला, वो लिख लीजिए। इनइक्वालिटीज जो है वो भी लिख लीजिए, वो स्टैट्स में ही लिख लीजिएगा। अब इकोनोमेट्रिक्स में लीनियर रिग्रेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लियरली लिख लो, लीनियर रिग्रेशन इन टू वेरिएबल्स। लिखा आपने लीनियर रिग्रेशन इन टू वेरिएबल्स। सेकेंड वन मल्टीपल रिग्रेशन इंक्लूडिंग मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। मैट्रिक्स उसमें क्लियरली लिख लीजिएगा कि मैट्रिक्स पे क्वेश्चन आ रहा है। थर्ड वन फंक्शनल फॉर्म्स। ये तीन टॉपिक आपके बेस के टॉपिक है, जिसकी नॉलेज तो आपकी होनी ही चाहिए। लीनियर रिग्रेशन इन टू वेरिएबल्स, मल्टीपल रिग्रेशन में मैट्रिक्स अप्रोच भी आपको कवर करना है जितनी पॉसिबिलिटी हो सके, फंक्शनल फॉर्म आपको कवर लेना है, ठीक है। इसके अलावा जो आपको कवर अप करना है वो है रादर थ्योरेटिकल टॉपिक्स। उसमें है स्पेसिफिकेशन एरर, नेक्स्ट मल्टी कॉलिनिटी। मल्टी क्वांटिटी लिखा आपने, लेकिन 6th वन हेट्रोज सेडोस्टिसिटी। 7th वन ऑटो कोरिलेशन। ये चार आपके थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं। इसमें मेनली कंसिक्वेंसेस या फिर कोई डेरिवेशन का रिजल्ट, यानी कि यहां डिराइव कुछ भी नहीं करना है, सीधा रिजल्ट में होंगे आप,
ठीक है, मतलब यदि कोई भी ये है कंसेप्ट है तो उसमें आपको उसका रिजल्ट मालूम होना चाहिए। यदि कंसिक्वेंसेस है तो हेटेरोस से एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होती है सिर्फ आपको वो मालूम होनी चाहिए, क्योंकि वो रादर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करेगा। तो आपको मालूम है सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए वो आपसे थ्योरी ही पूछ सकता है, बाकी कुछ और इसमें पूछ नहीं सकता। तो आपको उसकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, जिससे यदि वो कन्वर्ट करे तो आपको पता चले। यहां आप डमी वेरिएबल्स को भी ले लो। डमी वेरिएबल्स की भी नॉलेज आपको एक्वायर कर लेनी चाहिए। जब वो पूछ ही रहे हैं थोड़ा सा इनलार्ज करके, तो ऑब्वियसली डमी वेरिएबल्स आप यहां कवर करोगे। ठीक है, ये 8 टॉपिक्स मैं इसे कह रहा हूं कि आपको पहले कवर करना। थोड़ी सी टाइम सीरीज की नॉलेज हो तो दैट वुड बी मच बेटर, इधर की तरफ भी थोड़ा सा। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं कवर करना, इतने टॉपिक्स आपको कवर करने। इधर मैथ्स लिख दिया मैंने आपको, स्टैट्स एंड दिस वन। बुक्स आपको मालूम ही है, एक ही बुक है, दैट इज बेसिक इकोनॉमेटिक्स बाय गुजराती, वो आप फॉलो कर सकते हो। एक और है इंट्रोडक्टरी इकोनॉमेटिक्स बाय डोगर्टी, वो भी फॉलो कर सकते हो, आपकी मर्जी है, एटलीस्ट उसके क्वेश्चंस देख सकते हो। ठीक है, बुक तो कोई आप एक ही फॉलो करो, आप सारी बुक्स पढ़ भी नहीं सकते, आपके पास उतना टाइम नहीं होगा। ठीक है, और मेन जो आपको इसमें करना है वो है न्यूमेरिकल्स कितने कर सकते हो आप, मतलब आप थियरी पे कम और न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा कंसंट्रेशन होगी आपकी। ठीक है, मैं आपको एक रफ आइडिया बता रहा हूं, आप इसको देख सकते हो थोड़ा सा। जैसे ये आपकी मॉडल है, इन लॉग लिनियर मॉडल में क्वेश्चन की बात करो, ऐसे इलास्टिसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, आपके 4 आंसर्स हैं, आपको इलास्टिसिटी निकालने आनी चाहिए और इसमें से टिक करनी आनी चाहिए। ये रादर मैं इजी में काउंट करूंगा इन सबको। जैसे ये देखो आप, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। फर्स्ट वन, लेट एक्स एंड वाई बी जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स, और एक्स और वाई के बारे में लिखा हुआ है कि एक्स फॉलो करता है, उसका मीन म्यू एक्स है, वैसे म्यू वाई है एंड सो ऑन। सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर के इक्वल है, और ये 4 आंसर्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, ये बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हुआ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की नॉलेज यदि थोड़ी सी है आपकी तो हो जाएगा। ऐसे ही ये सेविंग इन्वेस्टमेंट की है। ये जो आप देखो, मैं अभी हिसाब से कह रहा था कोरिलेशन रिग्रेशन के अंदर जो स्टैट्स वाला कोरिलेशन रिग्रेशन है, वो यदि आप इकोट्रिक्स में थोड़ा सा इंक्लूड करके करें तो ये आपकी पोजीशन। ठीक है, एक ये आपका डेटा वाला क्वेश्चन है, डेटा को कन्वर्ट करके आपकी पोजीशन क्लियर करनी होगी। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैंने आपसे क्या कहा कि अप्रोच रादर न्यूमेरिकल बेस्ड ज्यादा है। ठीक है, तो आप जितने भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस कर सकेंगे दैट वुड बी मच बेटर। ठीक है, अब आपकी थियरी कंसाइज होगी और ओरिएंटेशन न्यूमेरिकल बेस्ड होगी। ठीक है, स्टार्ट हम इकोनॉमेटिक्स से करेंगे एज यूजुअल। तो पुट द हेडिंग लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन में एक कंसेप्ट होता है पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन का, और दूसरा कंसेप्ट है आपका सैंपल रिग्रेशन फंक्शन का। सर फर्स्ट कौन सा? फर्स्ट वन इज CRF, सेकंड वन इज सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन एंड सेकंड वन इज सैंपल रिग्रेशन फंक्शन।
पहले बात हम सब पीआरएफ की करेंगे, बाद में एसआरएफ की करेंगे, ठीक है। एक साथ साइमल्टेनियसली लिखना पॉसिबल नहीं है, आप एक तरफ पहले पीआरएफ लिख लो। लिखो, इट इज द लोकस ऑफ कंडीशनल मीन्स। It is the locus of conditional means of dependent variable. Locus of conditional means of dependent variable for the fixed values of explanatory variables. For the fixed values of explanatory variables. फिक्स वर्ड को अंडरलाइन कर लो, मतलब आपको पहले एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की वैल्यू फिक्स करनी होगी, फिर लोकस ऑफ कंडीशनल मींस देखनी है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक डेटा लिया है इनकम एक्सपेंडिचर का, वैसे आप हाइट वेट भी ले सकते हो, जैसे आप लेना चाहो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले पॉपुलेशन के अंदर आपको मालूम है इकोनॉमेटिक्स में पॉपुलेशन इनफाइनाइट होती है, इसका मतलब पॉपुलेशन रिलेटेड आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगा, पहले तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि आपको पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन स्टडी करना है तो आपको पॉपुलेशन फाइनाइट लेनी होगी, एक हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन जो फाइनाइट हो, रादर 50 मेंबर्स के या 80 मेंबर्स के या 100 मेंबर्स के, जो भी लेना चाहो आप ले लो, ठीक है। उन 100 मेंबर्स से आपको उनकी इनकम पूछनी होगी, और पूछने के बाद यहां प्लॉटिंग कर दीजिएगा उनका। भाई हमने इनकम पूछी और उनकी प्लॉटिंग कर दी, x1, x2, x3, x5। अब रही बात, हम उनके एक्सपेंडिचर बिहेवियर्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। पहले आपके पास इनकम होना चाहिए, उसके बाद एक्सपेंडिचर की कोई बात हो सकती है। उन्होंने लिखा है ना, फॉर द फिक्स वैल्यूज ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, मतलब एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कौन है आपका, ऑब्वियसली इनकम। तो इनकम आपके नॉलेज में पहले से ही होनी चाहिए। अब आपको देखना है कि जिनकी इनकम x1 है उनका एवरेज एक्सपेंडिचर का क्या बिहेवियर, ऐसे ही जिनकी इनकम x2 है उनका एवरेज एक्सपेंडिचर क्या है। तो मान लीजिए इनकम मैंने आपसे क्या कहा, x1 है आपका, ऐसे सपोज आपके पास 10 पर्सन्स है, ठीक है। तो उन 10 पर्सन्स का एक्सपेंडिचर ऐड करना आपको और 10 से डिवाइड देना। भाई जिनकी इनकम x1 है, ऐसे सपोज आपके पास 10 पर्सन्स है, आप उन 10 पर्सन्स का एक्सपेंडिचर ऐड कर लो, 10 से डिवाइड दे दो। जिनकी इनकम x2 है, उनके मान लीजिए सपोज 20 पर्सन्स हैं ऐसे आपके पास, उन 20 पर्सन्स के एक्सपेंडिचर को ऐड करो, 20 से डिवाइड दो। ये सारे क्या है, एवरेज हैं आपके। तो इन सब एवरेज को आपको नंबर यहां प्लॉटिंग कर देनी। तो रफली मैं आपके लिए प्लॉट कर रहा हूं और इनको ज्वाइन कर ली। ये यानी कि इतनी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी आपकी, एक रफ आइडिया होगा स्ट्रेट लाइन का। मुझे देखिए फर्स्ट वन क्या है आपका, एक्सपेक्टेशन ऑफ y ऑब्लिक x1, ये एवरेज एक्सपेंडिचर उनकी है जिनका इनकम x1 है। ये क्या आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ y ऑब्लिक x2, ठीक है। ये आपकी है एक्सपेक्टेशन ऑफ y ऑब्लिक x3, और लास्ट वन क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ y ऑब्लिक x5। एक बार डेफिनेशन पढ़ ली। डेफिनेशन क्या कहती है आपकी, डेफिनेशन है कि इट इज द लोकस ऑफ कंडीशनल मीन्स। मुझे बताइए ये जो है एक्सपेक्टेशन ऑफ y, ऑब्वियसली मीन है आपका, एक्सपेक्टेशन का मतलब ही होता है मीन, लेकिन ये मीन उसकी है जिनका इनकम x1, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंडीशनल मीन। ये भी आपकी क्या है, कंडीशनल मीन है, ये भी क्या है, कंडीशनल मीन है, और ये भी क्या है, कंडीशनल मीन है। आपको मालूम है लोकस हम सेट ऑफ पॉइंट्स को कहते हैं। तो ये सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, इसके थ्रू जो कर्व पास होगा दैट कर्व इज कॉल्ड पॉपुलेशन रिग्रेशन कर्व, एंड द फंक्शन इज कॉल्ड पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। क्लियर। तो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया,
कि वो लोकस ऑफ कंडीशनल मीन्स होती है फॉर द फिक्स वैल्यूज ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। मतलब आपको पहले एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की वैल्यू फिक्स करनी होगी, उसके बाद लोकस ऑफ कंडीशनल मीन्स निकालनी होगी डिपेंडेंट वेरिएबल की। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर आपका। तो ये सारे आपके कंडीशनल मीन्स हैं, उसके थ्रू जो भी कर्व पास होगी दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन रिग्रेशन कर्व एंड द फंक्शन इज कॉल्ड पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। अब रही बात इन कंडीशनल मीन्स के थ्रू जो कर्व होगी वो जरूरी नहीं है लाइन हो, ये पैराबोला भी हो सकती है, कोई क्यूबिक इक्वेशन का भी कर्व हो सकता है एंड सो ऑन। लेकिन पहले तो कंसेप्ट लाइन से ही इन जनरल स्टार्ट होती है। तो मैंने आपके लिए वो कर्व बना दिए, लाइन भी ड्रॉ कर दिया रफली, और ध्यान रखिएगा ये सारे कंडीशनल मीन्स आपको एक रफ आइडिया देंगे, ठीक है? मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन कभी नहीं मिलेगा आपको जैसा मैंने बना रखा है। मतलब आपको लगेगा अप्रोक्सीमेटली लाइन है, या अप्रोक्सीमेटली पैराबोला है, या अप्रोक्सीमेटली क्यूबिक इक्वेशन के कर्व को सेटिस्फाई करता है, ठीक है यहां तक? तो लिखिए नेक्स्ट लाइन। ये जो लाइन है आपकी, इसकी इक्वेशन मैं आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लिखिए मैथमेटिकली in this case PRF will be represented by expectation of y oblique xi is equal to beta 1 plus beta 2 xi. Mathematically PRF will be represented by expectation of y oblique xi is equal to beta 1 plus beta 2 xi. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? यदि ये पैराबोला होता आपका कर्व तो इसमें एक टर्म और अटैच होती, क्या होता हो? प्लस बीटा 3 एक्स स्क्वायर। क्लियर यहां तक? और ऐसे ही क्यूबिक होगा तो एक और टर्म अटैच होगी प्लस बीटा 4 एक्स आई क्यूब। यहां तक क्लियर? लेकिन नेक्स्ट लाइन, ए हो गया पॉइंट नंबर 1 आपका। देखिए पॉइंट नंबर 2 बीटा 1 बीटा 2, यदि आपके पास बीटा 3 है एंड सो ऑन, आर फिक्स्ड। अभी यहां नहीं है आपके पास बीटा 3, लेकिन यदि पैराबोला कर्व होता तो बीटा 3 भी होता, क्यूबिक होता तो बीटा 4 भी होता, ठीक है? तो लिखिए बीटा 1 कॉमा बीटा 2 कॉमा बीटा 3 डॉट डॉट आर फिक्स्ड एंड अननोन, इतना ही लिखिएगा। आर फिक्स्ड एंड अननोन, इन जनरल अननोन होता है, ठीक है? क्योंकि पीआरएफ का इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है। लिखिए पॉइंट नंबर 3, आप इसे डिफरेंशिएट करो। इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? बीटा 2। इसे हम कहते हैं स्लोप। ये क्या है? और इसे क्या कहते हैं? स्लोप कोएफिशिएंट। इंडिकेट कर दी, दिस वन इज कॉल्ड स्लोप। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने डिफरेंशिएट किया है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको बीटा 2 मिलेगा, ठीक है? आपको अच्छी तरह से मालूम है, इसे हम कहते हैं स्लोप और इसे कहते हैं स्लोप कोएफिशिएंट। यहां तक कोई प्रॉब्लम? लिखिए पॉइंट नंबर 4, लिखिए वाई आई। वाई आई मीन्स एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू मीन्स एक्चुअल एक्सपेंडिचर मेरे वाले एग्जांपल में, ठीक है? वाई मीन्स एक्चुअल एक्सपेंडिचर। आपको मालूम है एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या होगी? एवरेज से ज्यादा भी हो सकती है और एवरेज से। तो लिखिए एक्सपेक्टेशन वाई ऑब्लिक एक्स आई, ये आपकी एवरेज है। एक्चुअल वैल्यू एवरेज से ज्यादा भी हो सकती है और एवरेज से कम भी हो सकती है। इसकी एडजस्टमेंट हमेशा करेगा यू आई। भाई ज्यादा होगी तो प्लस यू आई होगी और कम होगी तो माइनस यू आई होगी। इसे हम कहते हैं एरर टर्म। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये क्लियर है? लिखिए पॉइंट नंबर 5, एक बार फिर से कॉपी किए, वाई आई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वाई ऑब्लिक एक्स आई प्लस यू आई। लिखा आपने वाई आई इज इक्वल टू
वाई मीन्स एक्चुअल वैल्यू, ये आपकी एवरेज हुई। एक्चुअल वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, एडजस्टमेंट हमेशा यू आई करेगा। अब आपको एक्सपेक्टेशन लेना है, लेके एक्सपेक्टेशन लेके वाई आई ऑब्लिक एक्स आई, यानी कि वाई आई हमेशा एक्चुअल को रिप्रेजेंट करता है, रादर एक्चुअल एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर हमेशा गवर्न होगी किससे? इनकम से। किससे गवर्न होगी? इनकम से। तो इनकम मतलब एक्स आई, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वाई ऑब्लिक एक्स आई, यू आई क्या है? रादर से फ्लक्चुएशंस है, वो कम और ज्यादा को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर यहां तक? ये जो फ्लक्चुएशंस हैं ये भी एक्स आई से ही गवर्न होती है, लेकिन ऑब्लिक एक्स आई, ठीक है। ये जो फ्लक्चुएशंस हैं वो भी किससे गवर्न होती है? एक्स आई से गवर्न होती है। लेकिन दिस इंप्लाइज एक्सपेक्टेशन वाई आई ऑब्लिक एक्स आई। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है। तो आप इसे लिखो एक्सपेक्टेशन वाई ऑब्लिक एक्स आई प्लस एक्सपेक्टेशन यू आई ऑब्लिक एक्स आई। आप इसे कैंसिल आउट कर दो, ये हो जाएगी एक्सपेक्टेशन यू आई ऑब्लिक एक्स आई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन यू आई इज इक्वल टू 0। क्लियर? एक्सपेक्टेशन यू आई ऑब्लिक एक्स आई को या एक्सपेक्टेशन यू आई को, ये दोनों सेम बात को रिप्रेजेंट करेगी। तो लिख ली दैट इज मीन ऑफ एरर टर्म इज 0। लिखिए दैट इज मीन ऑफ एरर टर्म इज 0। अब आइए टू द पॉइंट। मैं एक बार जो इंफॉर्मेशन पीआरएफ के बारे में बताया हूं वो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। ये आपकी है पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि इकोनोमेट्रिक्स में पॉपुलेशन इनफाइनाइट होती है, पॉपुलेशन रिलेटेड आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। और यदि वो इंफॉर्मेशन होगी तो मेरे हिसाब से आपको कोई सैंपल के बारे में स्टडी नहीं करना है, जबकि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि सारी स्टडी सैंपल की होती है, पॉपुलेशन की स्टडी की ही नहीं जा सकती। क्लियर थी बातें? वैसे भी वो इनफाइनाइट। तो इसमें पहला टर्म आता है पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन का। मैंने आपसे क्या कहा कि ये होता है लोकस ऑफ कंडीशनल मीन्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर द फिक्स वैल्यूज ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। मतलब आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की वैल्यू आपको फिक्स करनी होगी, रादर से इनकम को फिक्स करना होगा, तो आप एवरेज एक्सपेंडिचर स्टडी करोगे, ठीक है। और जो भी टेंडेंसी आप पढ़ने जा रहे हो सारी एवरेज होगी, कोई भी एक्चुअल टेंडेंसी आप यहां नहीं पढ़ते। पॉइंट नंबर 2, यदि आप मान लो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हाइट लेते हो तो पहले आपको हाइट फिक्स करनी होगी कि भाई किसी की हाइट 5 फुट 6 इंचेस है, किसी की 5 फुट 7 इंचेस है, 8 इंचेस है एंड सो ऑन। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एवरेज वेट क्या होगी ये आपको पता करना। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई पीआरएफ का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो पीआरएफ का ऑब्जेक्टिव है एवरेज टेंडेंसी पता करना। किसका? पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन का, ठीक है। उसी के लिए हम सैंपलिंग का हेल्प लेते हैं, कोई दिक्कत? तो मैंने आपको बताया कि पीआरएफ का क्या डेफिनेशन है, उसका क्या मीनिंग है। नेक्स्ट, यदि आपका पीआरएफ का कर्व लीनियर है तो ये इक्वेशन आप लिख दो, और क्वाड्रेटिक है तो एक टर्म और अटैच कर लेना, क्यूबिक होगा तो और एक अटैच कर लेना। इसमें जो β1 β2 जिसे हम कहते हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ये सारे आपके फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। वैसे भी पॉपुलेशन के सारे पैरामीटर्स फिक्स्ड होते हैं, कोई वेरिएबल नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये इंफॉर्मेशन अननोन होती है, इसलिए हम सैम्पलिंग के हेल्प से इस इंफॉर्मेशन को इन्फर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, यदि आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो एक तरफ आएगा स्लोप और एक तरफ आएगा स्लोप। ये नो डाउट इस केस में दोनों इक्वल आपका। नेक्स्ट आई एक्चुअल वैल्यू लाइन के ऊपर भी हो सकती है, लाइन के नीचे भी हो सकती है। इसकी एडजस्टमेंट हमेशा कौन करेगा? यूआई करेगा। और एक्चुअल में एवरेज प्लस यूआई आपको लिखना, ठीक है। नेक्स्ट,
आप इस टर्म में एक्सपेक्टेशन लोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्सपेक्टेशन ui 0 होती है, मतलब मीन ऑफ एरर टर्म हमेशा 0 होती है। एक यहां एक लाइन यदि आप एडजस्ट कर सकते हो तो यहां एक एडजस्ट कर लो, मैं आपके लिए कह रहा हूं, लिख लो yi इज इक्वल टू एवरेज हमारा क्या था, β1 प्लस β2 xi प्लस ui। ये आप एक लाइन लिख सकते हो तो लिख लो यहां वाले टर्म के, क्योंकि एवरेज आपकी ये रिप्रेजेंट कर रही थी जो आपके पास लाइन थी उसके अकॉर्डिंग। पीआरएफ में इसके अलावा कोई नॉलेज आपको गैदर नहीं करनी है, ये मोर देन इनफ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन इनफाइनाइट है और मैंने जो भी इंफॉर्मेशन लिख रखी है वो एक हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन पे बेस्ड है। तो पीआरएफ की बात कंप्लीट। अब रही बात, लेकिन नेक्स्ट एसआरएफ। लेकिन सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे क्या कहा कि इकोनॉमेटिक्स में पॉपुलेशन क्या है, इनफाइनाइट है। इसका मतलब पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के बारे में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा, रादर से पॉपुलेशन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगा। तो मुझे बताइए पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन कौन देगा, सैंपल देगा। तो यदि आपको पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन का इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कौन देगा, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन देगा। तो लिखिए सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। वंस अगेन हमारे पास कर्व था इनकम एक्सपेंडिचर का, इंडिकेट कर दी। इनकम हमारे पास नॉलेज पहले से ही थी, x1 x2 x3 x5, ये इनकम प्लॉट कर दी। ठीक है, अब रही बात, पिछले केस में आपने पूरा पॉपुलेशन कवर किया था, चाहे वो पॉपुलेशन आपकी हाइपोथेटिकल 50 की हो या 80 की हो या 100 की हो। सैंपल में आपको भी मालूम है उसका एक सबसेट आपको लेना होगा। सबसेट मतलब सारे कवर नहीं करने, एक छोटा सा पोर्शन कवर करना और उसी से इंफॉर्मेशन पॉपुलेशन का इन्फर करना। ठीक है, तो आपके पास सारे डेटा नहीं होंगे, रफली उसका 10% भी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ओनली 1% होता है, 1% भी मैं ज्यादा कह रहा हूं। ठीक है, क्लियर। आप देखेंगे आज के डेट में कोई भी सैम्पलिंग 5000 6000 से ऊपर की नहीं होती है, और यदि आप एक्चुअल पॉपुलेशन चेक करेंगे तो उसके कई टाइम्स होती है। ठीक है, तो उससे ज्यादा आपको डेटा नहीं मिलेगा। तो मैंने एक रफ आइडिया आपके लिए इंडिकेट किया कि x1 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक्चुअल वैल्यू ये मिल रही है, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये मिल रही है, x3 के कॉरस्पॉन्डिंग ये मिल रही है और x5 के कॉरस्पॉन्डिंग ये मिल रही है। मैंने डेटा प्लॉट की और प्लॉट करने के थ्रू बाद एक लाइन इसके थ्रू पास करा दिया। ठीक है, इसे हम कहते हैं सैंपल रिग्रेशन लाइन। इस लाइन की एक ही ऑब्जेक्टिव होती है कि वो गिवन डेटा पे बेस्ट फिट हो। गिवन डेटा पे क्या हो, बेस्ट फिट। बेस्ट फिट का मतलब अधिकतर डेटा लाइन के क्लोजर होनी चाहिए आपकी। ठीक है, क्लियर। नीचे लिखिए सैंपल रिग्रेशन फंक्शन मैथमेटिकली कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, sample regression function mathematically can be expressed as yi hat is equal to b1 plus b2 xi. Y hat is equal to b1 plus b2 xi. ठीक है, लिखा आपने। मुझे तो ये b1 किसका एस्टिमेट है भाई, आप b1 से क्या चाहते हो कि ये β1 का इंफॉर्मेशन दे, और B2 से क्या चाहते हो कि ये β2 का इंफॉर्मेशन दो। तो यहीं इंडिकेट कर दो आप एस्टिमेटर ऑफ β1 और यहां इंडिकेट करो एस्टिमेटर ऑफ β2। क्लियर, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं आपको। भाई आप B1 से ये चाहते हो कि ये β1 का इंफॉर्मेशन दे, और B2 से क्या चाहते हो कि β2 का इंफॉर्मेशन दे। तो B1 किसका एस्टिमेटर, β1 का एस्टिमेटर, और B2 किसका एस्टिमेटर, β2 का एस्टिमेटर। यहां तक क्लियर। वाई हैट का मतलब आपको मालूम है ना, पॉइंट ऑन सैंपल रिग्रेशन लाइन। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, लिखिए वाई इज इक्वल टू वाई हैट
वाया मीन्स एक्चुअल वैल्यू, rather say actual expenditure. Y hat means point on sample regression line. एक्चुअल वैल्यू लाइन के ऊपर भी हो सकती है और लाइन के नीचे भी हो सकती है. इसका एडजस्टमेंट पीआरएफ में कर रहा था यूआई. पीआरएफ में कौन कर रहा था? यूआई. और एसआरएफ में उसका एडजस्टमेंट करेगा आपका ईआई. लिख ली ईआई. और ईआई का नेम है यहां रेजिडुअल टर्म. ये टर्म इंडिकेट कर दी भाई, वहां पीआरएफ में एडजस्टमेंट कर रहा था यूआई, एसआरएफ में एडजस्टमेंट करेगा कौन? ईआई. नेम सेपरेट है, ये ध्यान रखिएगा. एक का नाम यूआई है और एक का नाम ईआई है. ठीक है, जिससे कि किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं हो. एक लाइन और लिखिए इसमें, वाया इज इक्वल टू वाया हैट की जगह लिखिए B2XI प्लस EI. ये वाया हैट हमारा फंक्शन था. क्या था फंक्शन? ऊपर देख लीजिए पॉइंट नंबर 1 में. ये मैंने यहां कॉपी कर दिया. ठीक है, क्लियर? एक बार मुझे फिर से कंफर्म कीजिए, B1 किसका एस्टिमेटर? बीटा 1 का. B2 किसका एस्टिमेटर? तो मुझे बताइए EI किसका एस्टिमेटर? तो नीचे लिख लीजिएगा वेयर EI इज एन एस्टिमेटर ऑफ UI. यहां इंडिकेट कर दिए EI इज एन एस्टिमेटर ऑफ UI. ठीक है यहां तक. अब आइए थर्ड वन. लिखिए OLS मेथड. OLS मेथड दैट इज ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड. लिखिए मिनिमाइज समेशन EI स्क्वायर. OLS मेथड में हम मिनिमाइज करते हैं समेशन EI स्क्वायर. लेकिन समेशन EI स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? यहां से देख के मुझे बताइए. EI क्या हमारा? YI माइनस क्या? B1 माइनस B2XI कंप्लीट का स्क्वायर. यहां से आपकी EI आ जाएगी YI माइनस B1 माइनस B2XI कंप्लीट का स्क्वायर. ठीक है. अब रही बात, यदि आपको सैंपल रिग्रेशन फंक्शन चाहिए तो आपके पास Y है ही. Y मतलब एक्चुअल एक्सपेंडिचर है ही और इनकम पहले से ही. तो आपको सैंपल रिग्रेशन फंक्शन ऑब्टेन करने के लिए रादर B1 B2 की नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, मतलब आपको B1 B2 एस्टिमेट करनी होगी. ठीक है, और समेशन EI स्क्वायर को मिनिमाइज करना होगा. क्लियर? इतनी बातें क्लियर? तो आपको एक डिफरेंशिएशन B1 के रिस्पेक्ट में करनी होगी मिनिमाइज करने के लिए. मिनिमाइजेशन के लिए डिफरेंशिएशन होती है. तो एक डिफरेंशिएशन B1 के रिस्पेक्ट में, दूसरा डिफरेंशिएशन B2 के रिस्पेक्ट में. लिए डिफरेंशिएशन लेके डेल समेशन EI स्क्वायर डेल B1. 2 आउटसाइड करी तो ज्यादा अच्छा रहेगा. YI माइनस B1 माइनस B2XI इंटू -1. ये बेसिकली -2 समेशन EI है आपका, क्योंकि हम इस टर्म को कहते हैं EI. ये EI मैंने आपके लिए यहां से ये वाला जो टर्म है उससे EI ऑब्टेन हुई. एक और डिफरेंशिएशन करो. लिखो 2 इंटू YI माइनस B1 माइनस B2XI इंटू -XI. ये ऑब्वियसली -2 समेशन EIXI होगी. कोई प्रॉब्लम? तो एक डिफरेंशिएशन B1 के रिस्पेक्ट में, दूसरा डिफरेंशिएशन आपको B2 के रिस्पेक्ट में करना होगा. ठीक है, क्लियर? क्योंकि वही दो आपको एस्टिमेट करने हैं β1 β2 के लिए. आप डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करते हो आप? 0. तो आप इसे 0 करो. जीरो करेंगे तो क्या आएगा? 0 करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन ये आएगी
पूरा आपको नहीं लिखना है। जैसे जीरो करेंगे एक इक्वेशन आपकी ये आएगी, और दूसरा जीरो करेंगे तो पूरा डेरिवेशन आपको नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप सब्जेक्टिव में हो नहीं ऑब्जेक्टिव में हो। दूसरी इक्वेशन आपको मिलेगी एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू क्या, b1 समेशन एक्स आई प्लस b2 समेशन एक्स आई स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हुई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हुई। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। OLS मेथड में हम मिनिमाइज समेशन ई आई स्क्वायर को करते हैं, ठीक है। और मिनिमाइजेशन का प्रोसेस इसलिए होती है क्योंकि रीजन आपको चाहिए लाइन ऑफ बेस्ट फिट, और लाइन ऑफ बेस्ट फिट ऑब्टेन करने के लिए अधिकतर डेटा आपकी लाइन के क्लोजर होनी चाहिए, और लाइन के क्लोजर होने के लिए EIs की वैल्यू आपकी मिनिमम फॉर्म में होनी चाहिए। लेकिन आपको मालूम है कुछ डेटा लाइन के ऊपर होने के कारण कुछ EIs पॉजिटिव आएंगे और कुछ EIs नेगेटिव होगी, ठीक है। तो यदि आप सीधा सम टोटल करोगे तो वो जीरो होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए लोग कहते हैं कि आप उसकी स्क्वायरिंग कर लो और उसके बाद उसका मिनिमाइजेशन का प्रोसेस करो। तो हमने मिनिमाइजेशन प्रोसेस के लिए एक बार b1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और एक बार b2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करने के बाद आपको ही मालूम है उससे जीरो किया जाता है। मैक्सिमम मिनिमम यही प्रोसीजर है। तो आप इन दोनों को जीरो कर देना। जीरो करने से आपको ये दो इक्वेशन ऑब्टेन होगी, इसे हम कहते हैं नॉर्मल इक्वेशंस। कोई प्रॉब्लम यहां तक? एक मिनट यहां कंसिडर किए, मैं एक बार फिर से जितने इंफॉर्मेशन थे एक बार हल्का सा रिपीट कर दूं। मैंने आपसे ये कहा था कि पॉपुलेशन इकोनोमेट्रिक्स में इनफाइनाइट होती है, पॉपुलेशन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगा आपके पास। ऑब्वियसली यदि आपको पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन का इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कौन देगा? सैंपल रिग्रेशन फंक्शन देगा। अब रही बात पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, जो कि हमारी वहां लाइन है जो मैंने ड्रॉ कर रखी है आपके लिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां आपको सैंपल रिग्रेशन लाइन उसका इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि सैंपल रिग्रेशन लाइन का एक तो ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट होती है, ठीक है। मतलब अधिकतर डेटा लाइन के क्लोजर होने चाहिए। सैंपल रिग्रेशन फंक्शन का मैंने आपकी इक्वेशन लिख दी, ठीक है। यहां तक साथ में ये भी बता दिया कि b1 किसका एस्टिमेट है। बाय b1 से आप क्या चाहते हो कि वो पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन का जो β1 है उसको रिप्रेजेंट करे, और b2 से क्या चाहते हो कि वो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन वाला जो β2 है उसको रिप्रेजेंट करे। तो b1 किसका एस्टिमेट है? β1 का। b2 किसका एस्टिमेट है? β2 का। अब रही बात पॉइंट नंबर 2, yi आपकी हुई एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या है या एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या है? वाया हैट हमेशा याद रखिएगा, जनरली लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। वाया हैट होती है पॉइंट ऑन सैंपल रिग्रेशन लाइन। एक्चुअल वैल्यू लाइन के ऊपर भी हो सकती है और लाइन के नीचे भी हो सकती है। इसका एडजस्टमेंट सैंपल रिग्रेशन फंक्शन में कौन करेगा? तो EI करेगा। और PRF में कौन कर रहा था? तो UI कर रहा था। नेम इसका सेपरेट है, दैट इज रेजिडुअल टर्म। और ये EI बेसिकली एस्टिमेटर होता है किसका? UI का। अब रही बात आपको यदि b1 b2 चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आपके पास इनकम पहले से ही है, एक्सपेंडिचर है ही, तो आपको बेसिकली लाइन ड्रॉ करने के लिए b1 b2 की वैल्यू चाहिए। उसके लिए प्रोसीजर होती है OLS मेथड की, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड की, जिसमें हम मिनिमाइज किसको करते हैं? समेशन EI स्क्वायर को करते हैं। EI हमारा क्या है? वहां से EI निकालिए, EI और EI स्क्वायर उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा आपका। आपके अननोन b1 b2 हैं, ऑब्वियसली एक डिफरेंशिएशन b1 के रिस्पेक्ट में, दूसरा डिफरेंशिएशन b2 के रिस्पेक्ट में होगा। दोनों मैंने आपके लिए इंफॉर्मेशन लिख दी। नेक्स्ट हमने इन दोनों को जीरो कर दिया, तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आई जिसे हम कहते हैं नॉर्मल इक्वेशंस। अब लिखिए पॉइंट नंबर कौन सा? 4। लिखिए 4। हमें चाहिए b1, तो b1 आपको नॉर्मल इक्वेशन नंबर 1 से मिलेगी। क्या है हमारा नॉर्मल इक्वेशन नंबर 1? समेशन y n b1 b2 समेशन xi, n से डिवाइड दे दी।
तो ये आ जाएगी B2 समेशन एक्स आई डिवाइड बाय एन। ये आपकी हो जाएगी वाई बार B1 प्लस B2 एक्स बार। यहां से आप B1 निकाल लो, वाई बार माइनस क्या B2 एक्स बार। एक बार मुझे फिर से कंफर्म करो, B1 किसका एस्टिमेटर है? बीटा 1 का। तो B1 आपकी बीटा 1 की एस्टिमेटर होगी। मतलब हमने n से डिवाइड देके B1 की वैल्यू निकाल ली है। हमें एक B1 चाहिए था और एक B2 चाहिए था। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो आपकी B1 आ गई y बार माइनस B2 एक्स बार। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब आपको B1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करनी होगी और यहां से B2 निकालना होगा। लेकिन सब्स्टिट्यूट लिख के छोड़ दीजिए, द वैल्यू ऑफ B1 इन इक्वेशन 2। लिखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ B1 इन इक्वेशन 2। लिखिए वी गेट B2 इज इक्वल टू, लिखिए B2 इज इक्वल टू समेशन एक्स आई वाई आई माइनस वाई बार समेशन एक्स आई अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार समेशन एक्स आई। मतलब आप जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। इससे थोड़ा कॉम्पैक्ट कर लो तो ये आपकी हो जाएगी एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार अपॉन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसे कॉम्पैक्ट करोगे तो ये मिलेगा। ठीक है, इसे डेविएशन फॉर्म में लिखोगे तो हो जाएगी स्मॉल एक्स आई स्मॉल वाई आई अपॉन समेशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर। साइड में लिख दो वेयर स्मॉल एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार। ये आपकी B2 है। ये फॉर्मूला आपके नॉलेज में होना चाहिए और ये भी आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं रादर स्केलिंग टाइप के, ठीक है, स्केलिंग ज्यादा पूछी जाएगी यानी कि उसमें आपको ऑब्वियसली इसी फॉर्मूले को यूज करना होगा। और डेटा वाले क्वेश्चन में आप ये फिट कर सकते हो, मतलब कोई डेटा का क्वेश्चन है तो आप इसमें फिट कर सकते हो ये। लेकिन मेनली ये दोनों आपको मालूम होने चाहिए कि ये हमारी B2। तो आपके पास दो एस्टिमेटर्स थे, एक B1 जो ऑलरेडी हमने निकाल लिया है और सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आपकी B2 होगी। ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये आपकी B2 आ जाएगी। और दोनों ही मैंने आपसे कहा कि दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद यदि कोई पॉइंट की यदि आपको जरूरत है, लिखिए पॉइंट नंबर 5। लिखिए प्रॉपर्टीज। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ OLS पॉइंट नंबर 5 में। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। लिखा आपने प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। इस यहां आपकी 5 प्रॉपर्टीज होती है, पांचों आपको याद होनी चाहिए। लिखिए फर्स्ट वन SRF, सीधा लिखिएगा सैंपल रिग्रेशन फंक्शन passes थ्रू इट्स मीन वैल्यू। SRF passes थ्रू इट्स मीन वैल्यू। लिखिए दैट इज एक्स बार कॉमा वाई बार। आप यदि इक्वेशन देखोगे, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपके लिए लिखा है, लिखिए दैट इज वाई बार इज इक्वल टू B1 प्लस B2 एक्स बार। सैंपल रिग्रेशन लाइन अपने मीन से पास करती है। मैंने आपके सामने डिराइव भी किया है, या ये देख ली। ये पॉइंट आपकी क्लियर होनी चाहिए। सैंपल रिग्रेशन लाइन अपने मीन से पास करती है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 समेशन EI 0 होता है।
समेशन ई आई 0 होता है, ये आपने OLS मेथड में जब डेल समेशन ई आई स्क्वायर डेल B1 को 0 किया, इधर आपकी कंसंट्रेशन यहां, डेल समेशन ई आई स्क्वायर डेल B1 को आपने यहां 0 किया, तो ऑब्वियसली आपने इसको 0 किया। ये वही टर्म है आपका, इसलिए समेशन ई आई हमेशा 0 होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखिए समेशन ई आई एक्स आई इज इक्वल टू 0। अगेन देखिए आपने इस टर्म को 0 किया, इस टर्म को 0 करने का मतलब आपने इस टर्म को 0 किया, तो ऑब्वियसली ये टर्म आपकी 0 है, तो वो वाली टर्म आपकी 0, तो समेशन ई आई एक्स आई हमेशा 0 होगा। लिखिए फोर्थ वन, लेकिन फोर्थ वन समेशन वाई हैट इनटू ई आई भी 0 होगी आपकी, समेशन वाई हैट इनटू ई आई भी आपकी 0 होगी। और लिखिए फिफ्थ वन वाई बार इज इक्वल टू वाई हैट रेज़ टू बार होगी। ये 5 प्रॉपर्टी जो OLS की है वो हमेशा आपको याद रखनी चाहिए, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी यूज भी हो सकती है और इसमें जो प्रॉब्लम होगी वो भी पता चल जाएगी आपको। तो ये 5 प्रॉपर्टीज OLS की हैं जो आप पहले क्रैम करोगे। इसके अलावा कुछ माइनर इंफॉर्मेशन है वो भी आप ध्यान रखो। यहां एक लाइन ड्रॉ कर दो या 6th वन लिख लो, समेशन स्मॉल एक्स आई समेशन स्मॉल वाई आई भी 0 होगी। आपको मालूम है स्मॉल एक्स आई क्या होती है? एक्स आई माइनस एक्स बार होती है, दैट इज सम ऑफ द डेविएशंस टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन नेक्स्ट सेकेंड वन, लेकिन समेशन स्मॉल एक्स आई स्मॉल वाई आई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स आई स्मॉल वाई आई होता है, इज इक्वल टू एक्स आई कैपिटल वाई आई होता है। एक्स आई को ओपन कर दिएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार आएगा, उसके साथ ही ऑब्टेन हो जाएगा आपका। और एक बार वाई आई को ऑब्टेन कर दिएगा तो थर्ड वन आपकी ऑब्टेन हो जाएगी। वाई आई की जगह क्या लिखेंगे? कैपिटल वाई आई माइनस वाई बार, तो ऑटोमेटिकली वो ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, और एक और लिख लीजिए थर्ड वन, समेशन ई आई स्क्वायर इज इक्वल टू ई आई इंटू वाई आई होता है। ई आई की जगह क्या लिख सकते हैं आप? पहले तो ई आई स्क्वायर को ई आई इंटू ई आई लिखो, और ई आई की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? एक मिनट, मैं ये ओपन कर देता हूं आपके लिए। ई आई इंटू ई आई, ई आई क्या होता है? वाई आई प्लस B1 प्लस B2 एक्स आई। ये क्या आ जाएगी आपकी? ई आई वाई आई, B1 समेशन ई आई, B2 समेशन क्या? ई आई एक्स आई। समेशन ई आई क्या होती है और ई आई एक्स आई भी क्या होती है? ऑटोमेटिकली आपकी ई आई वाई आई। कुछ रिपीट करवाएंगे मुझसे? ई आई होती है वाई आई प्लस, सॉरी वाई आई माइनस, जस्ट अ मिनट, ठीक करने दीजिए मुझे, इसको सही कर लीजिएगा। और कुछ डिराइव करवाना चाहेंगे? ये सबकी नॉलेज आपकी अंडरस्टूड होनी चाहिए। 5 प्रॉपर्टीज OLS की, समेशन एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू 0, सम ऑफ द डेविएशंस टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 0। स्टैट्स में सबसे पहली प्रॉपर्टी यही पढ़ाई जाती है जो मीन मीडियन मोड का चैप्टर स्टार्ट होता है। समेशन स्मॉल एक्स आई स्मॉल वाई इज इक्वल टू समेशन कैपिटल एक्स आई स्मॉल वाई इज इक्वल टू समेशन स्मॉल एक्स आई कैपिटल वाई।
मतलब आप स्मॉल एक्स आई को लिख दो कैपिटल एक्स आई माइनस एक्स बार, तो उससे ऑब्टेन हो जाएगी। ऐसे ही स्मॉल वाई आई को लिख दोगे कैपिटल वाई आई माइनस वाई बार, तो ऑब्टेन हो जाएगी। ये तो मैंने आपको ओपन करके दिखाई दिया, ठीक है। और 5 प्रॉपर्टीज की नॉलेज आपको ये होनी चाहिए। अब आइए जहां से आपकी एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट होगी, उसमें हर तरह का डेरिवेशन आपके नॉलेज में होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करें। अभी तक तो हम आपको वो बता रहे थे जो रादर थियरी का पोर्शन, ठीक है। अब मैं आपको वो बताऊंगा जहां एक्चुअल क्वेश्चन के फॉर्मेट में क्या दिखेगा, ठीक है। वो बेसिकली क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। तो आज हमारा कंसंट्रेशन राइट फ्रॉम बिगनिंग स्केलिंग का, हम स्केलिंग में ही एंटर करेंगे और स्केलिंग में ही इंपैक्ट देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट वन क्वेश्चन फॉर्म में, लिखिए पीआरएफ। हमारे पास है y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस यू आई। यदि हम इसके एस्टिमेटर्स ऑब्टेन करें तो आपके नॉलेज में हो ही गया है, बीटा 2 हैट को या b2 को एक ही बात है। ये आपके पास होंगे एक्स आई माइनस एक्स बार और क्या वाई आई माइनस वाई बार अपॉन बताओ एक्स आई माइनस होल स्क्वायर। और बीटा 1 हैट क्या होगा, b1 इज इक्वल टू वाई बार माइनस बताओ बीटा 2 हैट एक्स बार। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब स्केलिंग यदि होगा तो बेसिकली इन्हीं को डिस्टर्ब किया जाएगा, ठीक है। मतलब कभी कैपिटल वाई आई आपकी स्मॉल वाई आई हो जाएगी, कभी कैपिटल एक्स आई स्मॉल एक्स आई हो जाएगी। उससे हमें ये देखना है कि इंटरसेप्ट और स्लोप के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। तो लिखिए फर्स्ट वन, लिखिए फाइंड द इंपैक्ट ऑन इंटरसेप्ट एंड स्लोप। लिखिए फाइंड द इंपैक्ट ऑन इंटरसेप्ट एंड स्लोप। हाँ, राइट ऑन फर्स्ट वन। लिखिए स्मॉल वाई इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 स्मॉल एक्स आई प्लस वी आई। लिखिए वेयर स्मॉल वाई आई इज इक्वल टू कैपिटल वाई आई कैपिटल वाई आई माइनस वाई बार एंड स्मॉल एक्स आई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स आई माइनस एक्स बार। ये आपको क्लियर कट इंडिकेट करके वो देगा, ये ध्यान रखिएगा। स्मॉल मतलब ये नहीं लेना है कि वो डेविएशन फॉर्म में, ये जब तक लिखा हुआ साइड में नहीं हो तब तक नहीं एज्यूम की जाती भाई। अलग अलग टेक्स्ट में रादर यदि एक बुक से आप दूसरे बुक में जाएंगे तो आपको अलग अलग सिंबल्स मिलेंगे, तो आप पहले से ये नहीं समझेंगे कि वो डेविएशन फॉर्म है। मतलब साइड में वो लिख के दे तभी आपको डेविएशन फॉर्म में समझना है, नहीं तो नहीं समझना, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है यहाँ कि मैंने एक्चुअल डेटा जो आपकी कैपिटल वाई आई थी उसको क्या कर दिया, स्मॉल वाई आई कर दिया, और एक्चुअल डेटा जो कैपिटल एक्स आई थी उसको मैंने स्मॉल एक्स आई कर दिया। आपको बताना है इससे इंटरसेप्ट पे क्या फर्क पड़ेगा और स्लोप में क्या चेंजेस आएगी। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन क्लियर है? तो स्टार्ट किए सॉल्यूशन। लिखिए अल्फा 2 हैट, एक बार फॉर्मूला बताएंगे क्या फॉर्मूला? फॉर्मूला आपकी है जो मैंने आपको लिख के दिया, इसी फॉर्मूले में हमेशा सब्स्टिट्यूट करना आपको, और कोई फॉर्मूले में नहीं सब्स्टिट्यूट करना। भाई आपकी है कैपिटल एक्स आई माइनस एक्स बार, तो उसकी जगह अब हो जाएगी स्मॉल एक्स आई माइनस एक्स बार, और कैपिटल वाई आई माइनस वाई बार है तो क्या हो जाएगी, स्मॉल वाई आई माइनस वाई बार हो जाएगी। लिखिए राइट डाउन।
एक्स आई माइनस एक्स बार, वाई आई माइनस वाई बार अपॉन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। जहां कैपिटल एक्स आई था उसकी जगह स्मॉल एक्स आई, जहां कैपिटल वाई था उसकी जगह आपकी स्मॉल वाई। मुझे एक बात बताओ जो मैं आपसे पूछूंगा, इधर कंसंट्रेशन आपकी। मुझे बताओ समेशन स्मॉल एक्स आई क्या होती है? अभी मैंने आपको लिख के भी दिया, क्या होती है? 0। तो एक्स बार क्या होगी? इज इट 0? बाय समेशन स्मॉल एक्स आई आपकी मैंने आपको लिख के दिया है कि 0 होती है। सम ऑफ द डेविएशंस टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो एक्स बार क्या होगी? 0। तो मुझे बताइए ऐसे ही वाई बार क्या होगी? इज इट 0? तो आप इन दोनों की जगह 0 कर दो, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 इंडिकेट कर दो। तो क्या रह गया? आपकी आ जाएगी एक्स आई वाई आई अपॉन बता दो एक्स आई स्क्वायर। यही होगा भाई, बाकी तो 0 ही हो गया आपके, तो ये रह गया। तो मुझे बताइए स्लोप पे कोई इंपैक्ट है क्या? मैंने आपसे जो बात पूछना है सारा चीज हो चुका है। मुझे बताइए इंपैक्ट है या नहीं है। पहले स्लोप क्या थी आपकी? पहले स्लोप थी स्मॉल एक्स आई स्मॉल वाई आई डिवाइडेड बाय स्मॉल एक्स आई स्क्वायर। अभी भी जो आई है वो भी क्या है? स्मॉल एक्स आई स्मॉल वाई आई डिवाइड बाय स्मॉल एक्स आई स्क्वायर। कंफर्म? तो क्या स्लोप में कोई चेंजेस आई? तो लिखिए दिस इज इक्वल टू बीटा टू हैट। मतलब आप डेटा को यदि डेविएशन फॉर्म में कर लोगे तो स्लोप में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? आप लिख लो साइड में, इफ डेटा इज इन डेविएशन फॉर्म देयर विल बी नो चेंज इन स्लोप। अब रही बात इंटरसेप्ट पे क्या इंपैक्ट होगा। लिखिए अल्फा 1 हैट। अल्फा 1 हैट फॉर्मूला बताइए, क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला ये है आपका, इसमें वाई बार की जगह क्या लिखोगे? स्मॉल वाई बार। और एक्स बार की जगह क्या लिखोगे? स्मॉल एक्स बार। लिखो वाई बार और क्या? अल्फा 2 हैट स्मॉल एक्स बार। वाई बार क्या है हमारी? 0 और एक्स बार भी क्या है? तो फाइनली 0। इसका मतलब यदि आपकी डेटा डेविएशन फॉर्म में होगी तो इंटरसेप्ट क्या होगी? 0। लिख ली इन डेविएशन फॉर्म इंटरसेप्ट विल बी 0। लिखिए दैट इज रिग्रेशन थ्रू ऑरिजिन। लिखिए दैट इज रिग्रेशन थ्रू ऑरिजिन। मतलब आपका डेटा यदि डेविएशन फॉर्म की होगी तो रिग्रेशन थ्रू ऑरिजिन होगी। एक मैंने ये डिस्टर्ब किया। अब आइए सेकंड वन, सेकंड क्वेश्चन। कैपिटल वाई है इज इक्वल टू गामा 1 प्लस गामा 2 स्मॉल एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई। गामा 1 प्लस गामा 2 एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई। ठीक है, फिर से आपको पता करना है कि इंटरसेप्ट में क्या चेंजेस है और स्लोप में क्या चेंजेस है। राइट डाउन सॉल्यूशन। लिखिए गामा 2 हैट, गामा 2 ना, जस्ट अ मिनट, इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आप? समेशन कैपिटल एक्स आई, उसकी जगह क्या लिखेंगे? स्मॉल एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू क्या लिखते हो आप? कैपिटल वाई आई माइनस वाई बार अपॉन बताओ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर।
मतलब जहां जहां आप कैपिटल एक्स आई लिखते थे वहां वहां स्मॉल एक्स आई लिखना है, और जहां कैपिटल वाई आई लिखते थे वहां एज इट इज लिखना है। ठीक है, फिर से ये आपकी 0 हुई और ये भी 0 हुई, इंडिकेट कर दो। तो ये हो जाएगी एक्स आई और ये हो जाएगी वाई आई माइनस वाई बार अपॉन क्या, समेशन एक्स आई स्क्वायर होगा। ये फाइनली आपकी हो गई एक्स आई वाई आई अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर, रादर से बीटा 2 हैट हुई आपकी। अब मैंने डेटा कौन सा क्या किया था, डेटा में ये चेंजेस की थी कि आपकी जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल थी वो तो डेविएशन फॉर्म में थी और एक्चुअल डेटा आपकी एज इट इज थी वाई वाली। तो आपसे पूछा गया स्लोप में कोई चेंज होगा, तो आपको पता चला स्लोप में कोई चेंज, मतलब आपकी यदि एक्स वाली डेटा डेविएशन फॉर्म में हो और वाई वाली डेटा एज इट इज हो तो क्या स्लोप में कोई चेंज होगी, तो स्लोप में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है, वो आपकी एज इट इज कंफर्म। नेक्स्ट आइए इंटरसेप्ट की तरफ, लिखिए गामा 1 हैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताइए, B1 का फॉर्मूला क्या होता है, वाई बार, लिख दिए वाई बार माइनस क्या लिखते हो, ये आपकी गामा 2 हैट हो जाएगी और स्मॉल एक्स बार हो जाएगी। स्मॉल एक्स बार मुझे बताइए क्या है हमारा 0, तो फाइनली आपकी वाई बार आएगी। सिंबल्स थोड़ा ध्यान रखिएगा, डेलिबरेटली वो इधर उधर कर सकते हैं आपके लिए, मतलब ये नहीं कि आपको कंफर्ट जोन में छोड़े, मतलब भाई कुछ लोगों की आदत हो जाती है कि यही सिंबल होगा तो मुझसे होगा, कुछ और सिंबल होगा तो नहीं होगा, तो वो सिंबल्स मैं चेंज कर रहा हूं आप ही के लिए। ठीक है, कि कहीं डिफरेंट सिंबल्स से लिखा हो तो आपको ऐसा नहीं लगे कि ये प्रॉब्लम टेढ़ा है। तो आपकी जो इंटरसेप्ट हुई वो बेसिकली मीन हुई, मीन किसकी, वाई की, बेसिकली सैंपल मीन हुई। तो मैंने आपको एक इम्पैक्ट दिखाया, जब दोनों डेविएशन फॉर्म में हो तो क्या होगा, एक्स वाला डेविएशन फॉर्म में हो, वाई एज इट इज होगा तो क्या होगा। लेकिन एक्स थर्ड वन आइए, देखिए वाई आई इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 वाई हैट प्लस एप्सिलॉन आई। अब उन्होंने वाई आई को किस पर रिग्रेस किए, वाई हैट पर रिग्रेस किए। वाई आई किस पर रिग्रेस है, एक्स आई पर रिग्रेस नहीं है, किस पे, वाई हैट पर रिग्रेस है। और आपसे पूछा गया उस केस में इंटरसेप्ट क्या होगा, स्लोप क्या होगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए, वाई आई डायरेक्टली वाई हैट पर रिग्रेस नहीं हो सकता है, ये पहले समझ जाइए। वाई आई डायरेक्टली वाई हैट पर रिग्रेस नहीं होगा, वाई आई पहले का रिग्रेस किस पे होगा, एक्स आई पर रिग्रेस होगा, और वहां से क्या मिलेगा, वाई हैट मिलेगा, और फिर वाई आई वाई हैट पर रिग्रेस हुआ होगा। मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं फिर से इंफॉर्मेशन, वाई आई कभी भी डायरेक्टली वाई हैट पर रिग्रेस हो ही नहीं सकता। वाई आई पहले किस पर रिग्रेस होगा, एक्स आई पर रिग्रेस होगा, वहां से वैल्यू मिलेगी ही होगी उनको वाई हैट की, फिर उसने वाई आई को वाई हैट पर रिग्रेस किया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें सॉल्यूशन। लेकिए डेल्टा 2 हैट इज इक्वल टू, क्या लिखते हो आप, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, तो क्या लिखोगे, वाई हैट माइनस क्या, वाई हैट रेज़ टू बार। और बताओ नेक्स्ट, वाई आई माइनस वाई बार लिखते हो आप, वाई आई माइनस वाई बार। नेक्स्ट नीचे क्या लिखोगे, वाई आई हैट माइनस, बताओ यहां तक क्लियर भाई। जहां जहां आपको एक्स आई लिखना था वहां वहां वाई हैट लिख दो, और जहां जहां वाई आई लिखना था वो एज इट इज लिख दो, बस सीधी सी बात। वाई आई एज इट इज, एक्स आई की जगह वाई हैट।
मुझे बताओ वाई हैट रेस टू बार क्या होता है? वाई बार होता है। तो लिखो नेक्स्ट लाइन, वाई हैट माइनस वाई बार, वाई आई माइनस वाई बार अपॉन क्या? वाई हैट माइनस क्या? वाई बार होल स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब आपको वाई हैट का इंफॉर्मेशन पहले निकालनी होगी। तो मैंने आपसे क्या कहा कि कभी भी वाई हैट पर रिग्रेस हो ही नहीं सकता है। वाई किस पर रिग्रेस हुआ होगा? पहले एक्स आई पर रिग्रेस हुआ होगा, वहां से क्या मिला होगा? वाई हैट मिला होगा, फिर वाई हैट पर रिग्रेस होगा। तो यहां लिखिए साइड में, लिखिए वी हैव वाई आई हैट इज इक्वल टू क्या था हमारा? बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट एक्स आई, जो एक्चुअल रिग्रेशन में थी। एक्चुअल मतलब स्टार्ट करने से पहले जो मैंने आपको लिख के दिया। वाई हैट क्या रहा होगा? बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट एक्स आई। ये देखिए जहां से हम स्टार्ट हुए थे, ये वाला। इस इंफॉर्मेशन को ही हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। डिस्टर्ब का मतलब कभी हम डेविएशन फॉर्म में ले जा रहे हैं, कभी हम इससे निकाल के इंफॉर्मेशन वाया हैट की तरफ ले जा रहे हैं। ये आपकी एक्चुअल डेटा, इसी डेटा पे आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। तो मुझे बताइए हमारे पास वाया हैट क्या है? बीटा 1 हैट, बीटा 1 हैट मतलब B1, बीटा 2 हैट एक्स आई, और वाई बार क्या होगी? बीटा 1 हैट प्लस क्या? बीटा 2 हैट एक्स बार। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो आप, क्या आएगी? वाई हैट माइनस वाई बार इज इक्वल टू बीटा 2 हैट एक्स आई माइनस एक्स बार। कोई प्रॉब्लम यहां तक? सब्ट्रैक्ट कर लो आप। कर लिया सब्ट्रैक्ट आपने? बीटा 1 हैट कैंसिल आउट आपकी, और ये इंफॉर्मेशन यहां सब्स्टिट्यूट करो आप, यहां और यहां। ठीक है, करो सब्स्टिट्यूट। क्या आएगा? बीटा 1 से बीटा 2 हैट आउटसाइड, नेक्स्ट क्या आएगी? एक्स आई माइनस एक्स बार, वाई आई माइनस वाई बार। डिनोमिनेटर में बताओगे मुझे क्या आ जाएगा? बीटा 2 हैट होल स्क्वायर आउटसाइड, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये इंफॉर्मेशन आप सब्स्टिट्यूट कर दो इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये आपकी पोजीशन होगी। इसमें से ये आपकी कैंसिल आउट। लिखो 1 अपॉन बीटा 2 हैट एक्स आई माइनस एक्स बार, वाई आई माइनस वाई बार अपॉन क्या? एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, ऑब्वियसली ये आपकी क्या है? कोई बताएगा ये क्या हमारा? बीटा 2 हैट। तो ये हो गई 1 अपॉन बीटा 2 हैट इनटू बीटा 2 हैट। ये कैंसिल आउट, दैट इज 1। तो आपको कंक्लूजन क्या मिला कि यदि आप वाई को वाई हैट पे रिग्रेस करोगे तो स्लोप क्या मिलेगा? 1। ठीक है, लिखिए दैट इज स्लोप इज 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब आइए डेल्टा 1। डेल्टा 1 हैट क्या होगा? वाई बार माइनस बताओ डेल्टा 2 हैट और क्या? वाई हैट रेज़ टू वाई बार।
इंटरसेप्ट की बात कर रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट ये हो जाएगी वाई बार, ये ऑब्वियसली 1 है आपकी, और वाई हैट रेज़्ड टू बार क्या होती है, तो ये आपकी 0 हो जाएगी। बाई वाई बार एज इट इज, वाई हैट रेज़्ड टू बार आपकी वाई बार हो जाएगी, और डेल्टा 2 हैट अभी हमने निकाला है 1 है, तो ऑटोमेटिकली ये 0 हो जाएगी, ठीक है। तो y को यदि आप y हैट पर रिग्रेस करोगे तो स्लोप आपकी 1 आएगी और इंटरसेप्ट आपकी 0 आएगी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब आइए फोर्थ वन, 3 हुए ना, लेके फोर्थ वन, लेके y स्टार इज इक्वल टू बीटा 1 स्टार प्लस बीटा 2 स्टार xi स्टार प्लस ui स्टार, ये हमारी PRF है। लेकिन वेर xi स्टार इज इक्वल टू xi माइनस x बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, yi स्टार इज इक्वल टू yi माइनस y बार स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। मतलब हमने रेग्रेशन स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कर दिया है। आपको मालूम है स्टैंडर्डाइज फॉर्म क्या होती है? किसी भी डेटा में उसका मीन सब्ट्रैक्ट करना और क्या करना, उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड देना। मतलब आपकी रेग्रेशन लाइन अब स्टैंडर्डाइज फॉर्म में, स्टैंडर्डाइज फॉर्म मतलब आपकी जो एक्चुअल डेटा थी उसमें से मीन सब्ट्रैक्ट किया गया है और डिवाइड किया किससे दिया गया है, उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड दिया गया। सेम प्रोसेस हमने एक्स के साथ कर दी, ठीक है। आपको फिर से इंपैक्ट पता करना है कि स्लोप पे क्या इंपैक्ट है, इंटरसेप्ट पे क्या इंपैक्ट है। स्टार्ट किए सॉल्यूशन। लेके बीटा 2 क्या लिखते हो फॉर्मूला, xi, तो xi स्टार हो जाएगा x बार स्टार, और बताओ अपॉन बताओ xi स्टार माइनस x बार स्टार होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है। xi स्टार क्या है हमारा, xi स्टार क्या है हमारा, हाँ xi माइनस x बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। एक मिनट, आप यहां साइड में आओ, पहले ये इंफॉर्मेशन मैं पहले कंफर्म करूं आपसे। xi स्टार है हमारा xi माइनस x बार अपॉन क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। इसमें आप समेशन ले लो, तो कम लिखो क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव में हुई ध्यान रखना, पूरा डिटेल में लिखने का कोई मीनिंग नहीं। एक ही साथ मैंने समेशन भी डाल दिया। मुझे बताओ इसमें से आउटसाइड क्या आएगा, Sx आउटसाइड आएगा, क्या रह जाएगा, xi माइनस x बार। मुझे बताइए सम ऑफ द डेविएशंस टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 0। तो मुझे बताइए 1 अपॉन Sx, और ये क्या देगा आपको, ऑब्वियसली 0। तो मुझे बताइए देयरफॉर x बार स्टार हमारा क्या होगा, 0, y बार स्टार भी क्या होगा, 0। ठीक है। कुछ रिपीट करवाना है मुझसे? भाई मैंने समेशन ले लिया और n से डिवाइड अभी तो नहीं दिया मैंने, लेकिन हमारा उसका समेशन ही 0 है। तो आप इस इंफॉर्मेशन की जगह इंडिकेट कर दो 0, ये भी 0 कर दो इंडिकेशन, यही ज्यादा अच्छा रहेगा। कर दिया आपने? क्या रह गया, न्यूमरेटर में रह गया xi स्टार, yi स्टार, डिनोमिनेटर बताओ
एक्स आई स्टार का होल स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? एक्स आई स्टार क्या था हमारा? एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन बताओ एस एक्स, वाई आई माइनस वाई बार एस वाई डिवाइडेड बाय एक्स आई माइनस एक्स बार एस एक्स का होल स्क्वायर। लिख दो यहां। न्यूमरेटर से कॉमन आएगा आपका 1 अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई, डिनोमिनेटर से आएगा 1 अपॉन एस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगी एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार अपॉन क्या एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऑब्वियसली आपकी क्या रिप्रेजेंट करती है? बीटा टू हैट को। यहां लिख दिए बीटा टू हैट। तो फाइनली क्या रिजल्ट आया? एस एक्स अपॉन एस वाई इंटू क्या बीटा टू हैट। ये आपका स्लोप होगा। न्यू स्लोप क्या होगा? यदि आपकी डेटा स्टैंडर्डाइज फॉर्म में है तो स्लोप आपकी होगी एस एक्स अपॉन एस वाई इंटू बीटा टू हैट। यदि ये डेटा आपके स्टैंडर्डाइज फॉर्म में गई है तो स्लोप में ये चेंजेस है आपकी। ठीक है, अब रही बात इंटरसेप्ट में क्या चेंजेस, तो आ जाइए इंटरसेप्ट। लिखिए बीटा वन स्टार ना, उस पर हैट लगाई इज इक्वल टू वाई बार स्टार माइनस बीटा टू हैट स्टार और क्या एक्स बार स्टार। को बताएगा वाई बार स्टार हमारा क्या है? अभी मैंने आपको लिख के दिया है वाई बार स्टार क्या है 0 और एक्स बार स्टार क्या है इंडिकेट कर दिए। तो इसका मतलब ये कंफर्मेशन हुई कि स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन के अंदर क्या होगी? इंटरसेप्ट विल बी 0, दैट इज रिग्रेशन थ्रू, लिख ली, इन केस ऑफ स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन मॉडल इंटरसेप्ट विल बी 0, दैट इज रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन। ये यानी कि ये रिजल्ट आपको याद भी रखने हैं। ठीक है, आप एग्जामिनेशन में इतना डिराइव नहीं कर पाएंगे। मतलब एग्जामिनेशन यदि आपको पास करना है तो क्रैमिंग भी एक पार्ट है। ठीक है, मतलब यदि आपको टाइम कम करना है, ड्यूरेशन, तो उसमें क्रैमिंग भी एक पार्ट होती है रहने की। आप सोचेंगे मैं सारा डिराइव ही कर लूंगा, तो भाई टाइम तो लिमिटेड है ना। मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये नहीं कि ये मैं आपको ऐसे ही पढ़ाया जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब आपसे पूछेगा कि स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन में रिग्रेशन क्या होती है, वो 4 ऑप्शंस आपको बना के देंगे। तो यदि आपको रिजल्ट भी यदि डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट रिजल्ट का यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने जो भी डिराइव किया आपके लिए सब स्टैंडर्डाइज फॉर्म में। रिग्रेशन थ्रू ऑरिजिन वाला भी इंपॉर्टेंट था, मतलब रादर से डेविएशन फॉर्म में जब हम डेटा को ले जाते हैं तो इंटरसेप्ट पे क्या इंपैक्ट है, तो ऑब्वियसली वो रिग्रेशन थ्रू ऑरिजिन है। स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन में ऑब्वियसली रिग्रेशन थ्रू ऑरिजिन है। रही बात स्लोप पे क्या इंपैक्ट है, तो डेविएशन फॉर्म में कोई इंपैक्ट नहीं आया था। ठीक है, जब हम वाई को वाई हैट पे रिग्रेस किए तो स्लोप क्या है, अब आपको याद ही नहीं, वाई को वाई हैट पे रिग्रेस किए तो स्लोप क्या आया था 1 और इंटरसेप्ट क्या आई थी। ये क्रैमिंग भी है रहने की, ये नहीं कि ये अलग अलग है। ये आप सोचेंगे ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में एक पार्ट क्रैमिंग का भी है कि आपको सबके रिजल्ट्स मालूम होने चाहिए, ये चीजें होती है। यदि आप भूल रहे हो तो डिराइव कर लो, नहीं भूल रहे हो तो आपको मालूम है डायरेक्ट आपको रिजल्ट पुट कर देगा। उन्होंने पूछा, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी। ठीक है, अभी तो मैं करवा रहा हूं आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, वो डायरेक्ट भी है इसमें। ठीक है, तो ये नहीं कि मैं सारा डिराइव किया जा रहा हूं, आप भी डिराइव करते चलो। भाई वहां तो हम नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट तो नहीं बता सकते ना आपको। एक बार मैंने आपको डिराइव कर दिया, अब आप डायरेक्ट भी याद रखो कि यदि वाई को वाई हैट पर रिग्रेस करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, यदि आपकी डेटा वाई की जगह स्मॉल वाई हो जाए, एक्स आई की जगह स्मॉल एक्स आई हो जाए,
तो स्लोप पे क्या इम्पैक्ट होता है, इंटरसेप्ट पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो आपको मैंने क्या बताया, स्लोप सेम होता है, इंटरसेप्ट जीरो होती है। यदि हम स्मॉल कैपिटल एक्स आई को स्मॉल एक्स आई में कर दें तो स्लोप क्या होती है, स्लोप सेम रहती है, और इंटरसेप्ट क्या हुआ, मीन वैल्यू हुई उसकी। तो यदि मुझे याद है तो आपको भी याद होनी चाहिए, ठीक है। वाई को वाई हैट पर रिग्रेस करेंगे तो इंटरसेप्ट जीरो होगी, ठीक है, इंटरसेप्ट क्या होगी, जीरो होगी, और स्लोप 1 होगा। यदि आप स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन में ले जाओगे तो स्लोप पे क्या इंपैक्ट होगा, एस एक्स अपॉन एस वाई होगा इनटू एक्चुअल स्लोप, और रिग्रेशन थ्रू ऑरिजिन होगी क्योंकि रीजन इंटरसेप्ट आपकी जीरो। एक और ले लीजिए, फिफ्थ वन, फोर्थ था लेके फिफ्थ वन, देखिए वाई स्टार बीटा 1 स्टार बीटा 2 हैट एक्स आई स्टार प्लस यू आई स्टार, लिखिए वेर वाई स्टार इज इक्वल टू W1 वाई, एक्स आई स्टार इज इक्वल टू W2 एक्स आई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये ध्यान रखिएगा। मतलब कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं आप सोच नहीं सकेंगे इस पे, ठीक है। भाई उसने y को क्या कर दिया, W1 से मल्टीप्लाई कर दिया, रादर से ट्वाइस कर दिया, एक्चुअल डेटा को ट्वाइस, और एक्स आई स्टार को क्या किया, W2 से मल्टीप्लाई किया, रादर से सपोज थ्राइस कर दिया। आपसे पूछेगा इंटरसेप्ट पे क्या इंपैक्ट होगा, स्लोप पे क्या इंपैक्ट होगा, ठीक है। मान लिया आपके पास रिग्रेशन लाइन सपोज डॉलर में, किसमें है, और आपने उसे रुपीज में कन्वर्ट कर लिया, तो इससे स्लोप में क्या इंपैक्ट आएगी, और दूसरा इंटरसेप्ट में क्या इंपैक्ट आएगी। आप जितने भी इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ते हो सारे क्या होते हैं, फॉरेन ऑथर्स के होते हैं, क्लियर, और पढ़ते हो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो आपको ये मालूम है कि वो सारे डॉलर्स में लिखे हुए होंगे। क्या उससे डिमांड फंक्शन के कर्व के स्लोप में कोई चेंजेस आती है यदि हम उसे रुपीज में पढ़ें तो नहीं ना। तो उसी तरह की चीजें आपको करनी है बेसिकली, कि भाई एक जगह से हम दूसरे जगह रिजल्ट ले जाएं तो इम्पैक्ट क्या होगी। तो स्टार्ट किए सॉल्यूशन, लेकिन रेड लेके बीटा 2 हैट स्टार इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स आई स्टार माइनस एक्स बार स्टार वाई स्टार माइनस वाई बार स्टार डिवाइडेड बाय एक्स आई स्टार माइनस एक्स बार स्टार होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक मुझे बताएंगे एक्स आई स्टार क्या है हमारा, W2 एक्स आई। तो मुझे बताइए एक्स बार स्टार क्या होगा, W2 एक्स बार। तो यहां से आपकी W2 कॉमन आएगी, इज इट ट्रू। यहां आपको लिखना है W2 एक्स आई और यहां लिखना है W2 एक्स बार, और यहां से क्या कॉमन आएगी, W1 कॉमन आएगी। कंफर्म, क्योंकि वाई स्टार को क्या लिखोगे, W1 वाई, और वाई बार स्टार को क्या लिखोगे, W1 वाई बार, और यहां से क्या कॉमन आएगी मुझे बता दो। तो लिखो, डायरेक्ट लिख दूं, W1 W2 अपॉन क्या, W2 स्क्वायर, क्या आ जाएगी, एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार डिवाइड बाय बताओ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये फाइनली W1 अपॉन W2, इज इट बीटा 2, रादर से बीटा 2 हैट। तो मुझे एक बार फिर से बताइए, यदि रिग्रेशन लाइन आपकी डॉलर में है और मैंने उसे रुपीज में कन्वर्ट कर दिया, तो स्लोप पे क्या इंपैक्ट आएगा, भाई सीधा तो आएगा नहीं, ठीक है। रिग्रेशन लाइन आपकी डॉलर में थी, मैंने उसे रुपीज में कन्वर्ट किया है, क्या इंपैक्ट होगा, कोई इंपैक्ट नहीं होगा। रीजन, उस केस में डॉलर में कन्वर्ट करने के, डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए जो आपकी W1 होगी वही W2 होगी, तो W1 अपॉन W2 कैंसिल आउट हो जाएगा, स्लोप पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। मुझे बताइए, यदि मैंने x को थ्राइस कर दिया
और y को ट्वाइस कर दिया है, इम्पैक्ट क्या है 2/3, ये हो जाएगी 2 और ये 3, 2/3 ऑफ दैट वन। ठीक है, तो ऐसे ही आपसे कहेगा कि मैंने x को डॉलर में ही छोड़ दिया, x को डॉलर में ही छोड़ दिया और y को हमने रुपीज में कर दिया, तो क्या इंपैक्ट होगी। तो आपको भी मालूम है कि भाई डॉलर से रुपीज करने के लिए जो उसने फैक्टर अप्लाई की होगी वो W1 आपकी हो जाएगी और W2 एज इट इज रहेगी क्योंकि वो डॉलर में था, डॉलर में रह गया। इस तरह की चीजें लैंग्वेज में भी हो सकती है। ये मत सोचिएगा कि डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जगह पे हो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। भाई आपको लैंग्वेज बदल बदल के देगा, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है, आपको ये रिजल्ट मालूम है आप उसे टिक करते चले जाओगे, रिजल्ट नहीं मालूम है तो देन यू हैव टू डिराइव, और डिराइव करने का मतलब काफी टाइम प्रोसेस आपकी उसमें जाएगी। नेक्स्ट β1 हैट स्टार क्या होगा y बार स्टार माइनस बताओ β2 हैट स्टार और क्या x बार स्टार। y बार स्टार हमारी क्या है बताओगे, y बार स्टार क्या होगी W1 y बार, β2 हैट बताओ W1 अपॉन W2 इंटू क्या β2 हैट, x बार स्टार बताओ बीटा क्या था x बार स्टार W2 x बार, लिख दी W2 x बार, कैंसिल आउट करो W1 y बार, W2 कैंसिल आउट, W1 β2 हैट x बार, टेक W1 कॉमन, y बार माइनस क्या β2 हैट x बार, ये आपकी हो जाएगी W1, ये ऑब्वियसली आपकी β1 हैट। तो मुझे बताइए जो बात मैं आपसे कंक्लूड करवाना चाहता हूं वो कंफर्म कर ले एक बार फिर से। मैंने x को ट्वाइस कर दिया, मान ली कोई रिग्रेशन लाइन है उसमें एक्चुअल जो डेटा आपकी x की थी उसे ट्वाइस कर दिया और मैं आपसे पूछूं कि इंटरसेप्ट पे क्या इंपैक्ट होगा, तो बताइए क्या इंपैक्ट होगा। ऑब्वियसली कोई इंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि x में मल्टीप्लाई करने का मतलब W2 में चेंज करना और W2 आपके रिजल्ट में नहीं आया। लेकिन यदि मैं y को ट्वाइस कर दूं, y को क्या कर दूं ट्वाइस कर दूं और x को आप जितने टाइम्स करना चाहो कर लो, इंपैक्ट क्या होगी ट्वाइस ही होगी। जो चेंजेस y के अंदर आएगी वही चेंजेस का इंपैक्ट इंटरसेप्ट में दिखेगा। x में चाहे आप कुछ भी करो उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ये रिजल्ट आपसे कह रही है कि चेंजेस तभी आएगी इंटरसेप्ट में जब y आपकी चेंज होगी। समझ में आ गई बात। अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन में आज के लिए। कितने हो गए, फिफ्थ वन है सिक्स्थ वन है, सिक्स्थ। लिखिए ln y स्टार, ये बेसिकली फंक्शनल फॉर्म का होना चाहिए था, ln मतलब लॉग। लिखिए डेल्टा 1 स्टार प्लस डेल्टा 2 स्टार ln xi स्टार प्लस ui। ये क्वेश्चन बेसिकली आपकी फंक्शनल फॉर्म में होनी चाहिए स्केलिंग का, लेकिन मैं फंक्शनल फॉर्म की स्केलिंग अलग से पढ़ाऊँ यहाँ अलग पढ़ाऊँ उसका कोई मीनिंग नहीं बनता। मैंने सिर्फ स्केलिंग में ये पोजीशन अभी तक ली है जहां y स्टार आपकी W1 y है और xi स्टार W2 xi। ठीक है, ये मैंने डेलिबरेटली इस क्वेश्चन को चेंज किया है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आप वो प्रोसीजर नहीं कर सकते जो आप पहले से करते आ रहे हो, ठीक है, और ना आपका डेटा उस फॉर्म में जाएगा। अब इस तरह की स्केलिंग के अंदर आपको इस y स्टार की जगह ये रख देना होगा। क्या रखना होगा W1 y
और एक्स आई स्टार की जगह W2 XI लिख ली। ln y स्टार की जगह क्या रखना है? W1Y, Δ1 स्टार, Δ2 स्टार, ln xi की जगह W2 XI प्लस UI। इसको ओपन करो, लिखो ln W1 ln y Δ1 स्टार Δ2 स्टार ln W2 प्लस ln xi प्लस UI। एक जगह सारे कांस्टेंट इकट्ठा करो, लिखो ln y Δ1 स्टार माइनस ln W1 प्लस Δ2 स्टार ln W2, ये एक जगह लिख दो, प्लस Δ2 स्टार ln xi ना प्लस UI। आप पहले ये लिख लो। अब यहां आपकी कंपैरिजन होगी, पहले आप इसे कॉपी करो, ठीक है। अब देखो यहां आपकी Δ1 स्टार पहले ये थी, अब चेंज होके ये होगी। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई कि इंटरसेप्ट में चेंज हो रहा है। पहले Δ1 स्टार थी, अब क्या होगी? Δ1 स्टार माइनस ln W1 प्लस जो भी आएगी पोजीशन, और Δ2 स्टार आपकी एज इट इज बनी हुई है। इसका मतलब स्लोप में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। लिख ली, देयर विल बी नो चेंज इन स्लोप, या स्लोप विल रिमेन एज इट इज। लिखिए बट इंटरसेप्ट चेंजेस, बट इंटरसेप्ट चेंजेस। कितने रिजल्ट मैंने आपको टोटल बताए? 6। एक बार मैंने आपसे क्या कहा कि इसकी समरी फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए। यदि दोनों डेटा आपकी डेविएशन फॉर्म में गई तो स्लोप में कोई चेंज नहीं होगा, इंटरसेप्ट 0 होगी। क्लियर? फर्स्ट वन क्लियर। सेकेंड वन, यदि आपकी x डेविएशन फॉर्म में गई है और y एज इट इज है तो स्लोप में कोई चेंज नहीं होगी और इंटरसेप्ट आपकी y बार होगी, ठीक है। यदि आप y को y हैट पे रिग्रेस करोगे तो इंटरसेप्ट आपकी 0 होगी, स्लोप 1 होगी। नेक्स्ट, यदि आप रिग्रेशन लाइन को स्टैंडर्डाइज फॉर्म में ले जाओगे तो स्लोप में चेंज होगी sx अपॉन sy इनटू एक्चुअल स्लोप। रिग्रेशन थ्रू ऑरिजिन होगी, इसका मतलब इंटरसेप्ट 0 होगी। अब रही बात, यदि आप डेटा में yi में यदि आप W1 से मल्टीप्लाई कर दो और xi में W2 से मल्टीप्लाई कर दो तो स्लोप में चेंजेस होगी W1 अपॉन W2 की, और इंटरसेप्ट में चेंजेस होगी W1 टाइम्स। कंफर्म? इसको आप छोड़ दो, ये बिल्कुल फंक्शनल फॉर्म का था, मैंने मॉडल का फंक्शनल फॉर्म बदला था और बदलने से पता चला उस तरह के केसेस में इंटरसेप्ट में इंपैक्ट आता है, स्लोप में कोई इंपैक्ट नहीं आता। इतनी बातें क्लियर? अब जो मैं आपको दूंगा क्वेश्चन, अभी तो नहीं दे रहा हूं मैं आपको, नेक्स्ट क्लास में दूंगा, मैंने आपको कहा था कि स्केलिंग के क्वेश्चंस आएंगे, तो स्केलिंग के क्वेश्चंस जब आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा। जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेशन का ही है लेकिन स्केलिंग का क्वेश्चन। तो अभी तो स्केलिंग कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेशन तो मैंने आपसे डिस्कस नहीं की। ये देखिए वाई स्टार को उन्होंने क्या किया, 0.5 वाई कर दिया, और एक्स स्टार को क्या किया, लेकिन ये स्लोप पे नहीं पूछ रहा। मैं यदि आपको इस पे स्लोप पे पूछूं तो क्या आंसर दोगे आप? आपका आंसर आएगा, स्लोप में आंसर आएगा 0.5 डिवाइड बाय 0.75, दैट इज 2/3। 2/3 ऑफ एक्चुअल स्लोप, जो भी स्लोप उसका होगा वो हो जाएगा। यही बात यदि मैं आपसे इंटरसेप्ट में पूछूं तो क्या होगा? आपको ये मालूम है इंटरसेप्ट में जो इंपैक्ट आएगा जो y में मल्टीप्लाई होता है उसका इंपैक्ट होगा, नहीं होगा? नहीं तो इंपैक्ट।
तो xi वाला इम्पैक्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, yi वाला जो आपने मल्टीप्लाई कर रखा है उसका इम्पैक्ट होगा। ठीक है, ये भी कोएफिशिएंट ऑफ डिमिनिशन की है। अब देखो यार, एक क्वेश्चन ये भी है हमारे पास, हालांकि मैंने आपसे अभी जस्ट पूछा, y स्टार इज इक्वल टू क्या है, W1y, xi स्टार इज इक्वल टू क्या है। ठीक है, यहां तक उन्होंने कहा है कि β1 हैट स्टार होगा W21 β1 हैट, ये होगा। इज इट ट्रू? ए पार्ट बताओ, क्या ये ट्रू है? फॉल्स है, ये ध्यान रखिएगा। पूछ भी रहा है इज इट ट्रू दैट, इसका मतलब फर्स्ट वन फॉल्स है, सेकंड वन फॉल्स है। अब थर्ड वन तो वेरिएंस के ऊपर है, जब मैं आपको वेरिएंस बताऊंगा तो ऑब्वियसली उसकी स्केलिंग भी मैं आपको बता दूंगा। और फोर्थ वन आर स्क्वायर के ऊपर बेस्ड है, स्केलिंग का ही क्वेश्चन लेकिन डिफरेंट फॉर्म में। हाँ जी, ये क्वेश्चन जो मैं इतनी देर से आपको समझा रहा था, पढ़ो क्वेश्चन आप। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन? डी। डी करेक्ट है ना, कि अल्फा टू हैट की वैल्यू क्या आएगी 1। अब आप डिराइव करो और एक तरफ क्रैमिंग करके रखो। ठीक है, तो आप देखो उसका डिफरेंस तो दिखेगा आपको क्लियरली। आपको रिजल्ट सीधा मालूम है तो आप सीधा टिक कर दोगे, और डिराइव करने में आपको ही मालूम है उतना जल्दी डेरिवेशन तो रिकॉल होती नहीं। ये सब मेरे हिसाब से आप आंसर कर सकते हो। आप देखो क्वेश्चन नंबर 32, इफ वी मल्टीप्लाई बोथ y and x by 1000 and re-estimate the regression, the slope coefficient and its standard error will be। तो स्टैंडर्ड एरर की बात तो नहीं करूंगा, मैंने अभी आपको नहीं पढ़ा है, लेकिन स्लोप तो मैंने आपको पढ़ा दिया ना। तो स्लोप पे क्या इंपैक्ट होगा मुझे बता दो। तो स्लोप पे सेम होगा ऑब्वियसली, दैट इज रिमेन सेम। तो इसका मतलब सी पार्ट आंसर होगा, और ऑब्वियसली स्टैंडर्ड एरर में भी वही इंपैक्ट होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है कि आप इसको चेंज करोगे उसको चेंज करो। हाँ, यहाँ आ जाओ, ये आपकी थोड़ी क्लियर नहीं है। एल एन ध्यान रखिएगा, एल एन वाई है नहीं, सॉरी एफ एन है, सही है, करेक्ट है ये। आप पढ़ो से, वाई और एक्स क्या है, स्टैंडर्डाइज वेरिएबल है। इंटरसेप्ट क्या होगी उसकी, इंटरसेप्ट टर्म विल बी, मतलब यदि आप रिग्रेशन आपकी स्टैंडर्डाइज फॉर्म में है तो रिग्रेशन थ्रू ऑरिजिन होती है ना, तो रिग्रेशन थ्रू ऑरिजिन का मतलब इंटरसेप्ट विल बी 0। 0 है कहीं, और डी पार्ट में 0। चलिए, तो डबल लॉग का है, फंक्शनल फॉर्म का है। तो मैंने आपको एक रफ आइडिया बताया, 5 स्केलिंग 5-6 मैंने आपको पढ़ा दिए। सबके रिजल्ट्स को क्रैम करो, डेराइव कर सकते हो डेराइव करो, ठीक है, जिससे कि आप, और उसके बाद जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा तो ऑलमोस्ट वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो उससे आपको एक रफ आइडिया उसकी मिल जाएगी। ठीक है, अब नेचर सिर्फ आपका ये है कि जो भी रिजल्ट है उसको आप जितना मिनिमाइज कर सको, ये नहीं कि आप पूरा डेराइव करो सब कुछ करो तब जाके आपको पता चले, आप उसको मिनिमाइज करो। उसका मतलब उसमें एक क्रैमिंग का भी पार्ट है। ठीक है, क्लियर? आज के लिए यहीं तक।